नमस्कार। नए हफ्ते की नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। शुक्रिया भावना। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, साथ ही साथ होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्ष से जुड़ी कई बड़ी कहानियां और कई बड़ी खबरों पर होगी हमारी नज़र। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ में कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का करेंगे शुभारंभ। साथ ही साथ वेस्ट यूपी में मिशन 2024 का भी कर सकते हैं आगाज। गुजरात में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर का आज होगा औपचारिक उद्घाटन। वित्त मंत्री शिविर को करेंगी संबोधित। G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगी वित्तीय मुद्दों पर चर्चा। नई दिल्ली स्थित एम्स का 48वां दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को दी जाएगी डिग्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नव नियुक्त राज्य सरकार के शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति बधाई पत्र। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। हिमाचल के कोल डैम में फंसे वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोग 10 घंटों की मशक्कत के बाद बचाए गए। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नाग पंचमी और सावन का 7वां सोमवार आज। नाग पंचमी पर खुले उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट। शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान। राहुल और अय्यर की फिटनेस पर होंगी सभी की निगाहें। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके को उत्तर प्रदेश में आज हिंदू गौरव दिवस की तरह मनाया जाना है। मुख्य कार्यक्रम अलीगढ़ के नुमाइश मैदान पर किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेता और कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल्याण सिंह ने 2018 में 89 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली थी। कल्याण सिंह की पहचान एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर विधायक और यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। अयोध्या आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया था। हिंदूवादी नेता को श्रद्धांजलि देने के मकसद से आज का दिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में उनके गृह जिले अलीगढ़ में मनाया जा रहा है। जिले की अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को साधारण किसान परिवार में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। तो शहला, जैसे कि हम जानते हैं कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, फिर राज्यपाल रहे और यूपी में उनका खूब योगदान रहा है। आज उन्हें जाना जाता है तो यूपी के योगदान की वजह से। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से नीरज। नीरज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है और कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनका एक खास योगदान रहा है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं आज वहाँ पर? एक बड़ा कह सकते हैं कि आयोजन है और उत्तर प्रदेश के एक बड़ा नाम था और जनता के दिलों में वो राज करते थे। यही कारण है कि आप देखें कि द्वितीय उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर
गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। और सिर्फ ये दो ही नहीं, अगर आप देखें तो भारत सरकार के कई सारे, उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि आने वाले समय में, हालांकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो भी होती है राजनीतिक तौर पर। आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो लोधी कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत सारे जो जिले हैं जहां पर उनकी जो पकड़ है वो बनी हुई है। अगर आप देखें अलीगढ़ की बात करें, कासगंज की बात करें, इसके अलावा एटा और बुलंदशहर की बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी में के रूप में लोधी जो समुदाय है वो मौजूद है। दूसरा, आने वाले कुछ समय में आप देखें लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी यहाँ से जाएगा। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये गैर एक राजनीतिक है और इसमें केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, कार्यकर्ता और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन गुरेज नहीं किया जा सकता कि इसके राजनीतिक मायने भी दूर तक निश्चित तौर पर। बिल्कुल। अगर हम कल्याण सिंह के राजनीतिक कद की बात करें नीरज, तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में वो जाने जाते हैं, और ये जो राजनीतिक कद है ये यूं ही हासिल नहीं हो जाता है। बाबूजी माने जाते थे, उन्हें प्यार से लोग बाबूजी कहते थे, और ऐसे में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल उम्मीद है, और न केवल उम्मीद है, बड़ी पैमाने पर आपको जन समुदाय दिखाई भी देगा कि हिंदू सम्राट ऐसे ही नहीं है। और यही कारण है कि पार्टी गौरव दिवस के रूप में इसको मना रही है। आपको भी पता होगा कि राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और देखा भी होगा कि उन्होंने अपनी सरकार का भी एक तरीके से उसको धोना पड़ा था जब राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों की मैं बात कर रहा था, जैसे एटा, इटावा, इसके अलावा मैनपुरी, और इसके अलावा अगर हम बुलंदशहर और कासगंज की बात करें, तो ये समाजवादी पार्टी के किसी जगह थे, और इस गढ़ को तोड़ने में कल्याण सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। यही कारण है कि आप देखें कि पार्टी के अंदर न केवल उनका कद काफी बड़ा था, बल्कि मुख्यमंत्री पद भी उनको दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाले कुछ समय में अगले साल लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो जीती जा सके। हालांकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी इसकी जो आवाज है, इसकी जो गूंज है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दूर तक जाएगी। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और खास तौर से गृह मंत्री का वहां जाना ये बताता है कि उनके लिए जो गौरव दिवस है वो कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बताता है कि उनके लिए गौरव दिवस कितना महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं यहाँ से मिशन जो 2024 है वेस्ट यूपी का, उसका भी एक तरह से शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। एक तरह से आपकी ताकत क्या है वो दिखाई देती हुई नजर आएगी। क्योंकि बिल्कुल दिखाई देगी ताकत। और आप देखें कि 2019 में जब उत्तर प्रदेश लोकसभा जो सीटें आई थी, हालांकि मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ऐसी थी, खासतौर से 6 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीत नहीं पाई थी। और इस बार अगर हम देखें कि जो गौरव दिवस में जिस तरीके से भाग लिया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार के तमाम मंत्री हों, गृह मंत्री हों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की जाएगी। और उसका जो असर है आगामी जो 2024 के चुनाव है उसमें दिखाई भी देगा। और यही कारण है कि पार्टी के तमाम दिग्गज जो चेहरे हैं और जो नेता हैं वो अलीगढ़ में आज जुड़ रहे हैं। हालांकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीति में देखा भी गया है बिल्कुल कार्यक्रम भी राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित। ठीक, तो नीरज, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नीरज आज बता रहे थे कि कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है
और कई नए कार्यक्रम जो हैं आज यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के केवड़िया में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 दिन के चिंतन शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज इसका औपचारिक उद्घाटन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिविर को संबोधित करेंगी और G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के चिंतन शिविर से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवड़िया में G20 इंडिया फाइनेंस ट्रैक टीम के साथ बातचीत की। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड समेत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का आज 48वां दीक्षांत समारोह संस्थान के जवाहर सभागार में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बाघेल दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। यह दीक्षांत समारोह 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र सौंपेंगे। शिवराज सिंह चौहान भारत के भविष्य और निर्माण के लिए निर्मित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर अध्यापन में उत्कृष्टता एवं शिक्षा में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। कार्यक्रम भोपाल स्थित भेल बरखेड़ा स्थित CM राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसमें सत्र 2023-24 में नवनियुक्त 5580 शिक्षकों की नियुक्ति बधाई पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी होगा। कार्यक्रम में मंत्री जनजातीय कार्य विभाग मीना सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के नवनियुक्त शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 49,048 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कल देर रात पुलवामा के लारो परिगाम इलाके में शुरू हुई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों इलाके की घेराबंदी कर अभियान को अंजाम दे रहे हैं। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी संवाददाता शबीर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शबीर, बताइए इस समय क्या अपडेट है? हाँ जी, ये जो एनकाउंटर कल शाम को स्टार्ट हुआ था, रात भर जो है ऑपरेशन सस्पेंड किया गया था। अभी मॉर्निंग में फिर से जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू की गई है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, कार्डन किया गया है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवानों ने ये कल एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे इस एरिया में कुछ 2 से 3 टेररिस्ट्स की प्रेजेंस की मौजूदगी में उनके वहाँ पे फोर्सेस ने कार्डन किया। जो ही फोर्सेस उस एरिया में गए, ये गांव के साथ में ही खेत हैं, खेतों को मुहासरा लिया, कार्डन किया, तो टेररिस्ट्स ने वहां से फायर स्टार्ट किया, जिसके चलते एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। और कल देर से ही रात भर वहां कार्रवाई चली। आज सवेरे जब ये स्टार्ट हुई तो अभी कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद एक जो आतंकी है उसकी मृत्यु हुई है, वो उसको मार गिरा गया है। लेकिन अभी तक पुलिस ने उस बात की तस्दीक नहीं की है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि फोर्सेस को एक सफलता मिली है। जी, हम देख रहे हैं लगातार हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका शौर्य और जज्बे को किस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी जो आतंकी थे इनका क्या मंशा था, कहाँ से आए थे, कुछ अगर ज्यादा जानकारी हासिल हुई हो? जी, अभी जो इनिशियल रिपोर्ट है, आतंकियों का मंशा यही होता है कि हमेशा यहाँ पे जो अमन और अमान का रखना डालना है, यहाँ पे परेशानी करना है, यहाँ पे लोगों को तंग करना है, यहाँ पे आम लोगों की हत्या करना है। और वो ये जाहिर सी बात है, ये जो आतंकी है पाकिस्तान से आते हैं, उनके शह पे यहाँ पे सारा जो उनका जो नफायद डिजाइन जो उनका कारनामा है वो अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन
हमने हमेशा देखा है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारे जो फोर्सेस है, आर्मी है, हमेशा आतंकी को जो है कमर तोड़ उनको जवाबदेही है और उनको मार गिराने में हमेशा वो कामयाब होते हैं। हमने हाल ही में देखा है कि उड़ी में भी आर्मी ने एक दो टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है और वहाँ पे 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसी के चलते हमने देखा है कि इस साल में पुलिस और आर्मी और सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिली है इस टेररिज्म फ्रंट में। जो भी उनके सहायताकार है या टेररिस्ट है, उनको या तो मार गिराया गया है और उनके जो सहायताकार है या उनको जो इकोसिस्टम है कश्मीर में, उसको खत्म करके वो उनके जो बड़े सरगुन हैं उनको किया गया है। शबीर, जैसा कि आपने बताया कि एक आतंकी का हो सकता है कि मौत हो गई है, क्या स्थानीय निवासी जो हैं वो अभी सेफ हैं क्या? हाँ, अभी वहाँ पे ये जो एनकाउंटर है ये गांव के बिल्कुल खेतों में है, गांव के बाहर है, बिल्कुल पास में खेत में हो रहा है। आम निवासी बिल्कुल सेफ है, उनको वहां से निकाला गया है। जो एनकाउंटर के क्लोज लोग रहते हैं उनको निकाला गया है और वहां पर जो उस एरिया में, उस कंसर्न एरिया में पूरी तरह से इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई जारी है और फोर्सेस हर एक प्रिकॉशन ले रही है कि किसी भी आम निवासी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक बात शबीर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। हिमाचल के कोन डैम में फंसे वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोग 10 घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए। मंडी और बिलासपुर की सीमा पर सलापड़ में कोल डैम में कल शाम को वन विभाग के 10 कर्मचारी फंस गए थे, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। पानी के सिल्ट और लकड़ियां काफी अधिक होने की वजह से ये सभी कर्मचारी नाव सहित डैम साइट में फंस गए। हालांकि देर रात इन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार भारी बारिश की वजह से कोल डैम में काफी मात्रा में लकड़ी आ गई थी। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ कुछ लोग लेकर लकड़ी की जांच करने के लिए गए। इस दौरान डैम में काफी मात्रा में सिल्ट और लकड़ी के बीच इनकी नाव फंस गए। बाद में इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है। एक स्ट्रीमर की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश देर रात तक शुरू की गई थी। सुबह 3 बजे इन सभी लोगों को डैम से निकाल लिया गया है। और शिमला से संजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात संजय जी। कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आफत है उससे मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम देख रहे हैं भावना किस तरह से लगातार वहां पर भूस्खलन और तबाही मची हुई है और लगातार जो मौसमी आफत है उससे उसका कुछ लगातार जिस तरह से तबाही है, लोग हाहाकार एक तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल में जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन हमारी जो सेना है, एनडीआरएफ है, ये लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी आपने ताजा अपडेट जिस तरह से बताई, अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित रूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और राहत और बचाव कार्य भी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं।
मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जैसे आज 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, लेकिन आज सुबह हमें जो राज्य के सभी जिलों से जो सूचना मिली है वो फिलहाल काफ़ी संतोषजनक है। येलो अलर्ट के बावजूद कहीं अभी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि चंबा और मंडी के जो इलाके हैं वहां अगले 24 घंटों में 1-2 स्थानों पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है और मौसम विभाग ने ये सलाह दी है कि लोग भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं उनमें ना जाएं। नदियों के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम की आप कुछ पूछ रही थी? जी संजय जी, आप बताइए। जी जी, रेस्क्यू टीम की जो तत्परता है वो देखने को बनती है। जो कल रात की घटना है, कोल डैम जो है वो सतलज नदी पर है और एनटीपीसी का एक 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है और वहाँ जो वन विभाग की टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ गई थी। दरअसल बारिश के दौरान जो लकड़ी हैं, जो पेड़ बह के आते हैं, इन वन संपदों की भी निगरानी की जाती है और उसकी एक रैकी के लिए वो गए हुए थे और बाद में लौटते समय नदी में चूंकि सिल्ट बढ़ गई है और लकड़ी के उन्हीं गट्ठों या जो लकड़ी के टुकड़े हैं बड़े, उनमें उनकी नाव फंस गई थी और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने लगातार काम किया और उन सबको आज तड़के सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी तरह राज्य के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। हालांकि 1 या 2 शव मिसिंग हैं, जिसके कारण अभी भी खोजबीन जारी है, लेकिन एनडीआरएफ ने कहा था कि ये स्थानीय जो टीमें हैं अब उस पर आगे काम करेंगी और वे अपना काम शायद यहाँ खत्म करेंगे। लेकिन पूरे राज्य में 20 से ज़्यादा एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं अलग अलग जगहों पर और इन सब जगहों पर एक तरह का हाई अलर्ट रखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आज मंडी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जी, हमने कल भी देखा था कि कैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर कल गए थे और उन्होंने शिमला का दौरा किया था और फिर उन्होंने 200 करोड़ के अतिरिक्त जो बजट भी है वो भी मुहैया कराया। अभी किस तरीके के हालात हैं शिमला में? मॉनसून का क्या हाल है और जिस तरीके से राहत मुहैया कराई जा रही है, क्या वो उपयुक्त है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बाढ़ की विभीषिका या जो रेनफॉल हुआ है, अब तक के पूरे मॉनसून सीजन में 43% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और पिछले जो हफ्ते भर की जो बारिश में हुई थी उसमें करीब 150% से ज़्यादा बारिश हुई है। उसका असर पूरे राज्य पर बरकरार है और आने वाले कई दिनों तक दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, घरों को जो डैमेज हुआ है, क्रैक्स आए भूस्खलन के कारण, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो राहत की बात आप कह रही हैं उसमें बाधा है सड़कों की। हाईवेज पर काम तो शुरू हो गया है, आवाजाही शुरू हुई है, लेकिन जो संपर्क मार्ग हैं वो 600 से ज़्यादा संपर्क मार्ग बंद होने के कारण जाहिर तौर पे राहत सामग्री या राहत की गतिविधियां उतनी तेज नहीं हो सकती जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं। शिमला में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह अलर्ट बढ़ता जा रहा है और अगले 48 घंटों में ऑरेंज अलर्ट की संभावना है कम से कम 8 या 9 जिलों के लिए। ठीक बात। तो शिमला में, पूरे हिमाचल में त्राही त्राही मॉनसून से और लेकिन अच्छी बात यह है कि राहत और बचाव का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और लोगों को राहत मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगले 2-3 दिन तक फिर मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि पंजाब में गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलिका, होशियारपुर, रूपनगर और कपूरथला जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीमावर्ती जिले फाजिलिका के कई एक गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कलावाली पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण एहतियात के तौर पर सामान्य यातायात रोक दिया गया है। इससे कई गाँव का सड़क संपर्क टूट गया है। बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों की एकता और साहस की मिसाल भी देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों में आम लोग अधिक साहस और हौसला दिखा रहे हैं और ऐसी ही एक मिसाल आज फाजिलिका जिले के गांव दोना सिकंदरी के क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा के कटीले तार के एकदम समीप 2200 मीटर का एक अस्थायी बांध तैयार कर दिया गया है। इससे इलाके में करीब 3000 एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को बाढ़ के पानी में डूबने से बचा लिया गया है। इलाके के लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से श्रमदान किया, जबकि जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीनें और डीजल उपलब्ध कराया।
सीमा सुरक्षा बल की निगरानी में ये समूचा कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। और इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमालयवर्ती क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी अगले 4 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के आसपास भी अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। नया सवेरा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा में। और अब बात देश में जारी G20 बैठकों की। तो G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह TIWG की बैठकें आज और कल जयपुर में आयोजित होंगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और इसके साथ साथ भारतीय अध्यक्षता द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे पहले 3 TIWG बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित हुई थी। और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं।
ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहान्सबर्ग से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जोहान्सबर्ग से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, ये बताएं कि भारत की क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में? देखिए, भारत की प्रायोरिटीज ये रहेंगी कि ग्लोबल साउथ के बीच में आप कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि ब्रिक्स एक फोरम है, एक ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज की। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। रशिया हालांकि डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, पर एसेंशियली इमर्जिंग इकोनॉमीज का एजेंडा इस ग्रुपिंग पे प्ले आउट होता है। तो भारत जबकि G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल और प्रिपेयर कर रहा है लीडर समिट के लिए नई दिल्ली में अगले महीने के लिए, तो भारत क्लियरली G20 की में जो उनकी प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन, यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड की विकासशील देशों के बीच में सहयोग को और कैसे बढ़ाया जाए, ये क्लियरली यहां पर रखेगा। प्रधानमंत्री जब अपनी इंटरवेंशन करेंगे तो इस पर जोर दे के बात कर सकते हैं। दूसरा जो भारत की प्रायोरिटीज यहां 15वीं ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग में जो हो रही है, वहां ये रहेंगी क्लाइमेट चेंज, खास करके इनोवेटिव जो मेजर्स हैं जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके थ्रू कैसे अचीव किया जाए। वो सब तो नेशनल एमिशन कार्ड्स, अपने सेल्फ इम्पोज टारगेट्स, वो सब तो हो ही रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो है ही, भारत उसका जिक्र जरूर कर सकता है, पर कि आगे की राह क्या हो, आगे कैसे सहमति बन पाए, खासकर उन देशों के लिए जिनको विकास अभी करना है, क्योंकि वेस्ट का एजेंडा क्लियरली डिफरेंट है। उन्होंने एक लेवल का विकास कर लिया है, पर ये विकासशील देश हैं जिनको ग्रोथ इंजन्स चलाने हैं, अपनी बड़ी पॉपुलेशंस को फीड करना है। करीब 42-44% दुनिया की जो आवाम है इन मुल्कों में रहती है और भी डेवलपिंग वर्ल्ड्स में उससे ज्यादा रहती है। तो क्लियरली क्लाइमेट चेंज, विमेन लेड डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा इंक्लूसिव कैसे हो, इक्विटेबल कैसे हो, और तीसरा और चौथा मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उनका रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये क्लियरली भारत की प्राथमिकताएं रहेंगी जोहान्सबर्ग समिट पे। धन्यवाद अमृतपाल सिंह। तो ये थे हमारे साथ अमृतपाल सिंह जोहान्सबर्ग से, जो बता रहे थे कि कैसे जो ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और दूसरे विकासशील देशों के लिए, और क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं, क्या क्या एजेंडा रहने वाला है, ये सब अमृतपाल जी हमको बता रहे थे। अमृतपाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जानकारी बनाए रखें और हम आपके पास फिर लौटेंगे। और इस घंटे फिर देख लेते हैं एक बार सुर्खियों पर नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ में कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का करेंगे शुभारंभ। साथ ही साथ वेस्ट यूपी में मिशन 2024 का भी कर सकते हैं आगाज। गुजरात में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर का आज होगा औपचारिक उद्घाटन। वित्त मंत्री शिविर को करेंगी संबोधित। G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगी वित्तीय मुद्दों पर चर्चा। नई दिल्ली स्थित एम्स का 48वां दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को
दी जाएंगी डिग्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवनियुक्त राज्य सरकार के शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति बधाई पत्र। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। हिमाचल के कोल डैम में फंसे वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोग 10 घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए। राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नाग पंचमी और सावन का 7वां सोमवार आज। नाग पंचमी पर खुले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान। राहुल और अय्यर की फिटनेस पर होंगी सभी की निगाहें। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं संध्या के पास। तो संध्या बताइए क्या हैं आज के अखबारों की सुर्खियां? जी शहला, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत हम कर लेते हैं। चंद्रमा जो है वो चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के नज़दीक पहुंच चुका है और महज अब 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान। 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जानी है और इसरो ने ये बताया है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की जो ताज़ा तस्वीरें होंगी, जो लाइव होगा, उसे इसरो के ऑफिशियल अकाउंट, वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही साथ डीडी नेशनल पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा और उस पर देखा जा सकता है। इस खबर को आज हेडलाइन के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है। साथ ही ये भी बताया है कि रूस का जो मिशन मून था वो फेल हो गया है और लूना 25 जो है वो कल क्रैश हो गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने वहां पर 2003 से लेकर 2023 तक का मध्य प्रदेश सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद जो है वो देश और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20 सालों में जिस तरह से काम किया है उससे इस प्रदेश को जो बीमारू राज्य का टैग मिला था वो टैग अब दूर हो चुका है और ये प्रदेश जो है वो लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ये खबर आज हेडलाइन के साथ अखबारों में है। अगली खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के जो चारागाह की भूमि है उस पर यह दावा किया है कि वहां पर चीनी सेना का कब्जा है और इस पर केंद्रीय मंत्री, पूरी केंद्र सरकार ने प्रहार करते हुए इस दावे को खारिज किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह बात कही कि जब चीन जो है वो गलवान की तरफ आने की कोशिश कर रहा था उस समय भारतीय सेना ने इस पर तीखा प्रहार किया था, अपना साहस दिखाया था और चीनी सेना को यहाँ घुसने तक नहीं दिया गया था। तो इस तरह की जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो ये दावे हैं ये पूरी तरह से गलत हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को शर्मसार करने वाला बयान है। इस पर केंद्र सरकार ने तीखा प्रहार किया है। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में जहां भूस्खलन हो रहा था, जहां आपदा के हालात बने हुए थे, तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है राहत कार्यों को लेकर के। ये खबर आज हेडलाइन है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो वो दिल्ली और एनसीआर वासियों के लिए थोड़ी राहत देने वाली खबर है। पिछले कई दिनों से गर्मी से 2-4 जो दिल्ली और एनसीआर वासी कर रहे हैं उससे मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है जिससे हल्की राहत महसूस की जाएगी। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उमस बनी हुई रहेगी, उमस से राहत नहीं मिलेगी। तो ये खबर भी आज हेडलाइन के साथ पब्लिश की गई है अखबारों ने और दिल्ली और एनसीआर के लिए। बात करें अगली खबर की तो ये खबर वॉशिंगटन एजेंसी के हवाले से प्रकाशित की गई है जिसे हिंदुस्तान ने अपने पहले पेज पर लगाया है इस रिपोर्ट के साथ कि समंदर अगर और गर्म हुए तो भारत को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान अखबार ने खबर प्रकाशित की है।
बात करें अगली खबर की, तो पर्यटन जो है वो भारत में पर्यटन तेज़ी से बढ़ा है। विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय से भी पर्यटक जो हैं वो भारत की ओर आए हैं, जिसकी वजह से ये एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि जीडीपी में इस पर्यटन उद्योग का 1000 अरब डॉलर का योगदान आने वाले सालों में होगा 2047 तक। देश दुनिया के पृष्ठ पर अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों के घायल होने की खबर है। ये खबर आज देश विदेश के पेज पर पब्लिश हुई है। इसके साथ ही अब हम स्पोर्ट्स की ओर अगर चलें तो इस बार जो महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप फीफा था उसमें स्पेन ने जीत हासिल की है इंग्लैंड को हराते हुए। इस खबर को हेडलाइन के साथ और सुंदर सी तस्वीर के साथ प्रकाशित तो किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस बार इस चैंपियनशिप को सबसे ज़्यादा देखा गया, यानी कि दर्शकों ने इस खेल को, इस मैच को सबसे ज़्यादा देखा। बहुत बहुत संध्या, धन्यवाद आपका अखबारों की सुर्खियों को हमारे तक समेटने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों और का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए आप देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने क्रूज मिसाइल परीक्षण का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण तब हुआ जब दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीष्मकालीन अभ्यास शुरू किया। प्योंगयांग ने सहयोगी देशों के सैन्य अभ्यास को परमाणु युद्ध का पूर्वाभ्यास बताकर इसकी निंदा की। रूस का पहला चंद्रमा मिशन विफल हो गया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा से जा टकराया। रोस्कोमोस ने कहा है कि शनिवार को विमान को लैंडिंग से पहले की कक्षा में भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। रोस्कोमोस ने एक बयान में कहा कि उपकरण एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराव के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया। जिम्बाब्वे की मुख्य विपक्षी पार्टी सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज के हजारों समर्थक कल आम चुनाव से पहले पार्टी की अंतिम रैली में एकत्रित हुए। सीसीसी का नेतृत्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नेल्सन चामिसा ने किया। जिम्बाब्वे में 23 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। खनिज समृद्ध देश जिम्बाब्वे सन 2000 से आर्थिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। तूफान हिलेरी बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बाद अमेरिका के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके ऐतिहासिक रूप से भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा करने की उम्मीद है। अमेरिका में भारी बारिश और तेज हवाओं से पहले ही दक्षिण कैलिफोर्निया में तबाही लानी शुरू कर दी थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। और अब जल्दी जल्दी बात करते हैं कारोबार की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लोगों को प्याज की बड़ी कीमतों से राहत देने के लिए आज से राष्ट्रीय राजधानी में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर से इसकी खुदरा बिक्री शुरू करेगा। एनसीसीएफ पहले ही केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे बफर स्टॉक से प्याज की खुदरा बिक्री का काम सौंपा गया है।
सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। साथ ही प्याज का बफर स्टॉक 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में निवेश लगातार 6 महीने से जारी है। विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का कुल योगदान 2047 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। इसका खुलासा होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज की विजन 2047 इंडियन होटल इंडस्ट्री रिपोर्ट में हुआ है। विजन 2047 रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का योगदान 3.33 लाख करोड़ रुपए था, जो 2027 तक 5.66 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1,500 करोड़ हो जाएगी। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 33 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। रविवार को अपना दूसरा गेम ड्रॉ होने के बाद आर प्रज्ञानंद और फेबियानो कारुआना आज टाई ब्रेकर में खेलकर तय करेंगे कि विश्व नंबर 1 मैग्रेस कार्लसन के खिलाफ फिडे विश्व कप फाइनल में कौन खेलेगा। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले 4 भारतीयों में से प्रज्ञानंद एकमात्र भारतीय हैं जो इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं। पाकिस्तान श्रीलंका में होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान होगा। टीम चुनने के लिए अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति की नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारतीय शूटर अखिल श्योरान ने भारत को 11वां ओलंपिक कोटा दिला दिया है। उन्होंने बाकू में चल रही वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के मेंस में 50 मीटर में तीसरी पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 132वें इंडियन ऑयल डूरंड कप में पहली बार खेल रहे कश्मीर के डाउनटाउन हीरोज एफसी पर 3-1 से जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया है। स्पेन की टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हरा दिया। यह पहली बार है जब स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की है। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए चेल्सी के खिलाफ लंदन में शानदार जीत हासिल की। वेस्ट हैम की ओर से डिफेंडर नाइम एगुएल्ड, माइकल एंटोनियो और लुकास पेक्वेटा ने गोल किए। और अब खबरें देखेंगे ग्लैमर वर्ल्ड से। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई कर ली है। रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई है। रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का देश के साथ विदेशों में भी डंका बज रहा है। और गदर 2 लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है। 9 दिन में फिल्म ने कुल कमाई 336.20 करोड़ रुपए की। फिल्म अब 400 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने को तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी 100 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य किरदार में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐश्वर्या रॉय की तारीफ की है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो शेयर कर उन्हें फुल मून बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिल्म गदर 2 बेहद पसंद आई है। हेमा मालिनी ने कहा है कि अनिल शर्मा के निर्देशन में सभी स्टार कास्ट ने अपना बेस्ट दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो 70 और 80 का दौर लौट आया है।
राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लों की आने वाली फिल्म दोनों 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा डेब्यू कर रही हैं। सनी देओल के बैंक के 56 करोड़ रुपए लोन नहीं चुकाने पर उनकी जुहू स्थित सनी विला की नीलामी होगी। नीलामी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस जारी किया है। छोरी जनहित में जारी छत्रपति जैसी विमेन सेंट्रिक फिल्में करने के बाद नुसरत भरूचा फिल्म अकेली में लीड रोल में नजर आएंगी। इस साल पहले ही नुसरत की 3 फिल्में सेल्फी, तू झूठी में मक्कार और छत्रपति रिलीज हो चुकी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रजनीकांत ने सीएम के आवास पहुंचकर योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। छोटे पर्दे की सदाबहार एक्ट्रेस गीतांजलि मिश्रा का कहना है कि नई चुनौतियां उनके अभिनय को और ज्यादा सशक्त बनाती हैं। एनटीवी में घरेलू कॉमेडी शो हप्पू की उल्टन पलटन में रज्जू के किरदार से वो चर्चा में हैं। और आज नागपंचमी और सावन का 7वां सोमवार है। नागपंचमी पर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 1 साल के बाद रविवार सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे खोले गए। इसके बाद भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई। पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज ने प्रथम पूजा की। आज दिन भर विधि विधान के अनुसार मंदिर में पूजा होगी। शाम को भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन करेंगे। पट खुलने और पूजा के बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज रात 12 बजे तक चलेगा। और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां पूजा अर्चना की जा रही है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब बात हमारे खास सेगमेंट योग रखें निरोग की। आज के हमारे योग सूत्र में आप जानेंगे भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से जहां एक और रीढ़ की समस्याओं में राहत मिलती है, वहीं छाती और कंधे भी मजबूत होते हैं। तो कैसे करते हैं यह भुजंगासन, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। दिन भर की थकान को हम मिटाने के लिए कई बार गोलियाँ खाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं कि हमें लगता है आहा हमको आराम मिल गया, पर वो आराम बहुत क्षणिक होता है और आपकी थकान थोड़ी देर के लिए ज़रूर मिटती है, लेकिन फिर लौट करके आ जाती है और साथ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के आती है। पर अगर मैं आपको एक ऐसा योगाभ्यास बताऊं जो आपकी थकान को मिनटों में तो दूर करेगा ही करेगा, आपके पूरे शरीर की स्टिफनेस को तो ख़त्म करेगा ही करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और विशेष रूप से ये क्षणिक नहीं होगा, यानी इंस्टेंट इफेक्ट तो करेगा लेकिन प्रोलॉन्ग्ड रहने वाला इफेक्ट है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। यही योग का आनंद है कि योग में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो आज हम सीखते हैं तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक यानी ट्विस्टेड, भुजंग यानी सांप। तो सांप जैसी अवस्था में आकर के जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो हमारी रीढ़ के एक एक वर्टिब्रा, यानी सिर्फ किसी पर्टिकुलर हिस्से पे नहीं, रीढ़ के एक एक वर्टिब्रा की स्टिफनेस दूर होती है, पैरों की स्टिफनेस दूर होती है, चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, गर्दन रिलैक्स हो जाती है और आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य लाभ। कैसे करना है इसको करने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी इस अवस्था में आ जाना और इस अवस्था में आकर पहले तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और फिर अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिका देंगे, कोहनियाँ उठी रहेंगी और अपनी ठुड्डी को भी, चिन को भी ज़मीन पर टिका देंगे।
सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना और फिर पूरा का पूरा कमर को सीधा कर देना। अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आपको ऐसे पीछे नहीं झुकना है, सीधा रहना है। इस अवस्था में आना, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना ऐसे कि आप राइट एड़ी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट से ट्विस्ट करना ऐसे कि आप लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास कर रहे हैं और वापस। अब ऐसा करते समय आपकी जो चिन है वो शोल्डर से नीचे नहीं, शोल्डर से ऊपर रहेगी। वापस आ जाएं, दूसरी ओर ट्विस्ट करें, वापस आ जाएं, एक बार और ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। धीरे धीरे अपने पीठ को, अपने सीने को वापस लाना। हाथों का तकिया बनाएंगे, इस तकिए पर अपने चेहरे को टिका देंगे, पैरों को खोल देंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और फिर हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। तिर्यक भुजंगासन का नियमित अभ्यास आपकी कमर से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है, पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर तरीके से करता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है और आप स्वस्थ होते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सब नियमित रूप से योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। आज विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत की, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, ओडिशा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी गुजरात और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। और अब देखिए देश भर के का क्या है तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं INS सतपुड़ा पर नौसेना का एक वीडियो। INS सतपुड़ा ने नौसेना और राष्ट्र सेवा में अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टील्थ युद्धपोतर
को 20 अगस्त 2011 को कमीशन किया गया था। तो आप इस वीडियो का आनंद उठाइए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का जीत की धुन बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, घमंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर। एंगेज।